हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि ये सही समय है एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, क्योंकि आगे चल के आपको रिवीजन भी तो करना है। तो अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, आरआरबी तो निकालना ही निकालना है, चाहे हिंदी ऑप्ट करें या इंग्लिश ऑप्ट करें, है ना। लेकिन आरआरबी पे पूरा फोकस है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल 40 में से 40 स्कोर करेंगे, 40 क्वेश्चन में से 40 सही करेंगे। वैसे अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट हुआ तो नहीं जिसने 40 में से 40 क्वेश्चन सही किए हों। 37, 38 यही आप लोग करेक्ट करके आते हैं। लेकिन इस बार तो प्रॉमिस करिए कि सचिन सर 40 में 40 क्वेश्चन सही करके आएंगे, कोई तो करो प्रॉमिस, है ना। तो बिल्कुल यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप कंप्यूटर में सही कर पाएं, क्योंकि जो गलत भी करते हैं ना एक दो क्वेश्चंस, वो आप ही लोग में से हैं। और वो ये भी कहते हैं कि सर आते तो थे, लेकिन पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्या हो जाता है। जब आप करवाते हैं तब तो हो जाता है, लेकिन जब आईबीपीएस वही क्वेश्चन देता है तो पता नहीं क्या ख्याल मन में आता है कि जो गलत कर देते हैं। तो इस बार रिक्वेस्ट है कि 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और मुझे ये करके दिखाना भी है कि सर हर बार हम कहते थे, लेकिन इस बार प्रैक्टिकली करके दिखाया है आपको। यस, चलो आज टॉप 25 क्वेश्चंस फिर से देखेंगे, और 25 में से कितना स्कोर किया आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है इसका डे 4। उम्मीद है आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक सभी वीडियोस देखी होंगी, नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और उनको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। सिंपली आज भी आपको वही करना है, बेस्ट 25 क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है और बताना है कि कितना स्कोर आपने किया है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है? देखो, एग्जाम का जो लेवल था अभी तक वो इजी टू मॉडरेट हुआ करता था, है ना। हम हर बार बोलते भी थे कि जो कंप्यूटर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आईबीपीएस ने ये समझ लिया है कि कंप्यूटर जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और कैंडिडेट कंप्यूटर में अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लेवल इस बार बदल दिया है। यहां पर जो लेवल अब आईबीपीएस का आएगा वो मॉडरेट टू टफ रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज दिन पे दिन कम हो रही हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। तो लेवल क्या रखेंगे, कठिन ही तो करेंगे। तो आईबीपीएस ने जो 2024 में भी अभी एग्जाम कंडक्ट किए हैं, या 2023 वाला अगर आपने पैटर्न देखा हो, तो उसे मॉडरेट टू टफ लेवल की कैटेगरी में आप रखेंगे। तो इस बार तैयारी भी कैसी करनी है, इजी वाली तो करनी ही है, लेकिन मॉडरेट टू टफ लेवल तक आपको जाना होगा। सिर्फ आसान आसान चीजें पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, आप वही कहेंगे सर 40 में से 20 कर पाए, 25 कर पाए, 28 कर पाए, उससे क्या होगा, अगले साल फिर तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक बार जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो 100% दीजिए ना। मैथ्स में 100 दे रहे हो, रीजनिंग में 100% दे रहे हो, हिंदी और इंग्लिश कर रहे हो, जीए में 100% दे रहे हो, तो कंप्यूटर में भी 100% दो। एक बार टॉपिक वाइज पढ़ो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, फिर प्रीवियस चीजों को देखोगे, फिर भटकोगे लाइन से। तो बार बार वही गलती तो आप करते हो। जब कहा जा रहा है कि लेटेस्ट पैटर्न, तो इसका मतलब लेटेस्ट पैटर्न। जब कहा जा रहा है कि ऑफिस 365 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा। एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है और एक एक नंबर से ही रुकता है, बस इसी पर फोकस कर लो। इस बार सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। ज्वाइन करो, डेली 8 बजे क्लासेस हो रही हैं। 15 मार्च से शुरू हो चुका है। जो रिकॉर्डेड जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी आपको। लाइव देखना चाहते हो लाइव देखो, प्रॉब्लम्स पूछो। लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड करो, लेकिन पढ़ो जरूर। मकसद ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। टीचर मेहनत क्यों करता है, आप ही लोग के लिए। कंटेंट क्यों ड्राफ्ट करते हैं, आप ही लोग के लिए, कि आप बेटर परफॉर्म करो, एक नंबर भी आपसे ना छूटे। मेहनत तो इसी चीज के लिए हो रही है ना। बैच के बारे में बात करें तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल वीडियो 65 प्लस आपको मिलेंगी। कितनी रहेंगी, 65, 75, ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है 15 मार्च से। तो टोटल वीडियो 65 प्लस रहेंगी, ये तो डैम श्योर है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल, बेसिक टू हाई लेवल, और वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं,
अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। तो चलिए, बेस्ट 25 क्वेश्चन में से प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर कई लोगों ने गलत दिया, कई कैंडिडेट्स ने सही भी दिया। क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट सर्चिंग या इंटरनेट सर्फिंग किसका उदाहरण है? जब हम सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट का क्या करता है, रिस्पॉन्स। यानी दोनों तरफ से तालमेल बैठाया जा रहा है, रिक्वेस्ट जा भी रही है और आ भी रही है। यानी सिंप्लेक्स तो होगा नहीं, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। क्या ये काम रियल टाइम पे हो रहा है? नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को सर्च किया जाता है, फिर हमें ढूंढ के दिया जाता है। यानी हाफ डुप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। ये हो तो रहा है, रिक्वेस्ट भी जारी और आ भी रही है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं हो रहा। हम रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से या सर्वर से, वो हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर में ढूंढता है और फिर हमें लाके देता है। हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स क्या होगा? आप जानते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल पे बात करते हैं, जब फोन पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, ये फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। व्हाट इज एड्रेस साइज ऑफ IPv6? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। IPv6 का जो पता आकार है वो क्या है? IPv4, IPv6 दो प्रकार के IP एड्रेस होते हैं। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। ये तीनों याद रखिएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये बिल्कुल गलत मत करिएगा, इतना कहने के बाद भी आप गलत कर देते हैं तो बड़ा खराब लगता है। IPv4 32 बिट, V का मतलब यहां क्या है, वर्जन। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल? PDF फाइल खोलने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? जो आप PDF फाइल होती हैं, ये किस सॉफ्टवेयर के द्वारा ओपन होती है? एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट या पेज मेकर? सोच के बताओ। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज एडोब रीडर। हमें PDF फाइल्स को ओपन करने के लिए जो आजकल मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट भी होता है, एडोब रीडर, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब एग्जाम में कई बार PDF की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि PDF फाइल्स में PDF की फुल फॉर्म क्या है? P का मतलब पोर्टेबल, D का मतलब डॉक्यूमेंट, F का मतलब फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। नहीं याद है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, P से पोर्टेबल, D से डॉक्यूमेंट और F से फॉर्मेट। नेक्स्ट, which of the following is not a type of margin in MS Word document? निम्नलिखित में से कौन सा MS Word दस्तावेज में मार्जिन का प्रकार नहीं है? राइट, टॉप, सेंटर, लेफ्ट या नन ऑफ दीज? मार्जिन कौन सी नहीं होती? राइट में होती है, हां। टॉप में बिल्कुल, सेंटर में नहीं, लेफ्ट में भी होती है, लेकिन सेंटर में मार्जिन नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर। MS वर्ड में मार्जिन कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का हम यूज कब करते हैं? जब हमें प्रिंट करवाना होता है पेज को, और प्रिंट करवाते समय बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जो मार्जिन है, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। कि बाइंड करने में कैरेक्टर्स हमारे कटे नहीं, दबे नहीं, इसके लिए जो मार्जिन छोड़ी जाती है प्रिंटिंग के दौरान बाइंड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। वेरी गुड। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वाज, बताइए कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है? पास्कल, फॉक्सट्रो, फॉरट्रैन, कोबोल या नन ऑफ दीज? कंप्यूटर की जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड फॉरट्रैन।
जिसे हाई लेवल बोलते हैं, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरट्रैन, जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रैन। द आंसर इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कैसी लैंग्वेज? पहली हाई लेवल लैंग्वेज। फॉरट्रैन किस जनरेशन में आती है? हाई लेवल में थर्ड जनरेशन में, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, फॉरट्रैन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सब रखी जाती हैं थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट, among these which is not a fiber optic connector, इनमें से कौन सा फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नहीं है? फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर का मतलब जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उनके आगे कनेक्टर लगा रहता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में राउटर लगा हुआ है तो आपने देखा होगा आपके राउटर के पीछे एक कनेक्टर लगा होगा, जिसे फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर के नाम से जानते हैं। वो कनेक्टर कौन सा है? कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है? एससी कनेक्टर, एसटी कनेक्टर, एलसी कनेक्टर, एफसी कनेक्टर या RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर का प्रयोग फाइबर ऑप्टिक में नहीं होता, यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या है? RJ45 कनेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एससी, एसटी, एलसी और एफसी। ये नाम याद रखिएगा, यही तो कनेक्टर्स होते हैं। ज्यादातर आपने एलसी या एससी कनेक्टर ही देखे होंगे। अब एफसी और एसटी कनेक्टर बहुत कम आते हैं, लेकिन ऊपर वाले दो कनेक्टर्स सबसे ज्यादा तो एससी वाला कनेक्टर बहुत फेमस है। और अगर आपके घर में कोई लेटेस्ट राउटर लगा हुआ है तो आपने देखा होगा एक येलो कलर की केबल आई होगी और वहां पर एससी कनेक्टर से उसको कनेक्ट किया गया होगा। यस, वेरी गुड। Microsoft Windows is a dash type of operating system. Microsoft Windows डैश प्रकार का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचिए, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये ऑल ऑफ दीज। ये आता है? बताएंगे नहीं, सोच के बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी विंडोज 10, विंडोज 11, ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर नहीं, फ्रीवेयर फ्री भी नहीं है, शेयरवेयर जो पहले फ्री हो बाद में परचेज करें नहीं, प्रोप्राइटरी, जी हां, प्रोप्राइटरी का मतलब जो पेड है, जिसके ऊपर कोई मालिकाना हक है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। क्या माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज पेड है? जी हां, पेड का मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दैट इज द करेक्ट वन। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उल्टा होता है ओपन सोर्स, या प्रोप्राइटरी को कई बार हम क्लोज्ड सोर्स भी बोल देते हैं। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में डिफरेंस क्या है ये भी जान लीजिए। ओपन सोर्स का मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है, ओपन सोर्स है। प्रोप्राइटरी का मतलब जिस पर कोई मालिकाना हक है, जो पेड हैं वो प्रोप्राइटरी हैं, या ओपन सोर्स का उल्टा क्लोज्ड सोर्स है। ओपन सोर्स में आते हैं आपके लाइनेक्स, जावा, पीएचपी, ब्लेंडर, फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर, जबकि प्रोप्राइटरी में आते हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईट्यून्स एप्पल की, गूगल का अर्थ, स्काइप या मैक जैसे सॉफ्टवेयर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रोप्राइटरी है। लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट, द आईपी एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट when they are being booted। आईपी एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। बताइए, जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तब उस समय क्या आपके कंप्यूटर को कोई आईपी एड्रेस है? बूटिंग के दौरान भी क्या कोई आईपी एड्रेस होता है? नहीं, क्योंकि जब आप ऑन कर रहे होते हैं तो ऑन करने के बाद नेट से कनेक्ट होता है, तब आईपी एड्रेस होगा। तो इसका मतलब बूटिंग के दौरान अगर कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? 0.0.0.0, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बूटिंग के समय जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? दैट इज 0.0.0.0। नेक्स्ट, MS PowerPoint 2019 या 2021, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ?
MS वर्ड 2019 या 21 में जो फॉन्ट की आकार की सीमा है वो क्या है? MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकता है, मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम होगा 3600, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि 4000 भी सही है। तो पावर पॉइंट के केस में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 3600 दिया है, तो ये सही होगा। और अगर 4000 गिवन है ऑप्शन 4000, तो आंसर 4000 होगा। अब आप कहेंगे सर अगर 3600 भी हुआ और 4000 भी हुआ तो किसको सही मानेंगे? तो सही मानेंगे 4000 को। लेकिन अगर 4000 नहीं है, 4000 नहीं है ऑप्शन में, तो सही क्या होगा? 3600, 3600। वेरी गुड। बस यही कुछ चीजें आपको समझनी है। When you create a new presentation, what will be the first slide in MS PowerPoint 2021? जब आप एक नई प्रस्तुति बनाते हैं तो MS PowerPoint 2021 में पहली स्लाइड कौन सी होगी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पहली स्लाइड होती है, जिसे आप बाय डिफॉल्ट स्लाइड भी बोलते हैं, वो टाइटल स्लाइड होती है, जिसमें आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन मिलता है। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, जहां पर आप टाइटल भी लिख सकते हैं, सब टाइटल भी लिख सकते हैं। इसलिए इस बारी ये वाली जो आपकी स्लाइड है, इसे क्या बोलते हैं? टाइटल स्लाइड। वेरी गुड। और बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट में? जब आप ओपन करते हैं पावर पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड्स कितनी होती हैं? एक। लेकिन आप कितनी भी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट की संख्या कितनी होगी स्लाइड्स की? 1। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, आरबीआई का क्वेश्चन। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? बताइए। लोकेलिटी ऑफ वैल्यू, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ वर्ड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? कैश मेमोरी वो मेमोरी जो कि फास्टेस्ट मेमोरी होती है। आप जानते हैं सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कैशे है। कैशे कैसी है? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी होने की वजह से इसमें डेटा को लाते तो हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो उसको वापस से ले जाते हैं। तो कैश मेमोरी में डेटा को लाते भी हैं और वापस ले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी का साइज बड़ा कम होता है। तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? लोकेलिटी का मतलब होता है आपके आसपास। याद करिए, जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप अपने आसपास से वो चीज मांग लेते हैं, और जब वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो चीज आप जाके उनको दे देते हैं। यही करते हैं ना। जैसे कोई बड़ी चीज है, आप नहीं खरीद सकते, आपने देखा कि आपकी लोकेलिटी में वो चीज किसी के पास में है। या स्पीकर ले लीजिए, कोई बड़े स्पीकर्स, कोई फंक्शन है आपके घर में, तो आपने क्या किया? आपने देखा उनके पास में स्पीकर है तो आप उनसे मांग लाए, आपने यूज किया एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, और यूज होने के बाद में उनको दे दिया आपने कि लीजिए हमारा काम खत्म हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यही करती है कैश मेमोरी भी। जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें हम रख देते हैं, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वहां से हटा लेते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी लाइज बिटवीन, किसके बीच में रखते हैं इसको? प्रोसेसर यानी सीपीयू, रैम यानी मेन मेमोरी। तो प्रोसेसर और रैम के बीच में भी बोल सकते हैं, या सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? रैम एंड रोम का मतलब प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम का आविष्कार किसने किया, या प्राइमरी मेमोरी का आविष्कार किसने किया? बताइए। टिम बर्नर्स-ली? बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो एचटीटीपी, वर्ल्ड वाइड वेब जैसी चीजों का आविष्कार किया है। रेनॉल्ड बी जॉनसन, इन्होंने हार्ड डिस्क बनाई है, रेनॉल्ड बी जॉनसन ने। रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, जी हां, ये हैं रैम एंड रोम के फाउंडर, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। रॉबर्ट नॉइस, इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया? रॉबर्ट नॉइस के द्वारा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट मैनेज? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधित नहीं करता है? अगेन फेमस क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट काम क्या नहीं है? फाइल को मैनेज करना करता है, मेमोरी मैनेज करना करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस को मैनेज करना करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन ना। वायरस प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? वायरस से बचाने का काम किसका है? एंटीवायरस का, फायरवॉल का, गेटवे का, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? वायरस प्रोटेक्शन डज नॉट इज द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग में इसे शामिल नहीं किया जाता है। किसे? वायरस प्रोटेक्शन को। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती है? सोच के बताओ। जब हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट या तो एक दिखाई देती हैं नए वाले वर्जन्स में, पुराने वाले वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 दिखाई देती हैं, लेकिन कितनी ऐड कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा 255 से ज्यादा ऐड मत करिएगा, रिस्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 255। दैट इज द करेक्ट आंसर। अधिकतम कितनी शीट ऐड की जा सकती हैं? 255। मिनिमम बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं? बाय डिफॉल्ट नए वाले वर्जन्स में 1, पुराने वाले वर्जन्स में 3। नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड आफ्टर विंडोज विस्टा? विंडोज विस्टा के बाद कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया? सोचो, विंडोज के कई सारे आए हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा के बाद आया है विंडोज 7। ये कैसे याद होगा सर? ऐसे, ये सीक्वेंस याद कर लेना। विंडोज एमई आया, फिर इसके बाद एक्सपी आया, फिर विस्टा आया, विंडोज 7 आया, 8, 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11। विंडोज आईबीपीएस का, एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और आईबीपीएस तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है विंडोज से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब एंड हुआ, विंडोज 11 कब आया, ईयर भी पूछ लेता है। ये सीक्वेंस तो याद रखिएगा ही रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एमंग द गिवन स्टेटमेंट? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट की परख होती है कि देखें आप कितना कॉन्सेप्ट जानते हैं। ईमेल इज केस सेंसिटिव। क्या ईमेल केस सेंसिटिव है? ईमेल इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1971। ईमेल फाउंडेड बाय रे टॉमलिंसन। सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, या एसएमटीपी इज यूज्ड टू सेंड द मेल। कौन सा गलत है? पहला वाला गलत है। ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होता। अब सर ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? ईमेल आईडी जो होती है उसको आप कैपिटल में टाइप करें या स्मॉल में, कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल में, क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, मिल जाएगा उसी को ही। तो ईमेल इज केस सेंसिटिव? जी नहीं, ईमेल इज नॉट केस सेंसिटिव। नॉट का मतलब आप स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कि आपको कैपिटल में ही लिखना है या आपको स्मॉल में ही लिखना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये गलत हो गया। ईमेल इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1971, बिल्कुल सही। ईमेल का आविष्कार कब हुआ? 1971 में। किसने किया? रे टॉमलिंसन ने। भारतीय मूल के पर्सन जिन्होंने ईमेल बनाया, शिवा अय्यादुरई। सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, ये भी सही है। एसएमटीपी का इस्तेमाल क्या मेल भेजने के लिए करते हैं? हाँ। POP3 IMAP का यूज मेल रिसीव करने के लिए, एसएमटीपी का मेल भेजने के लिए, और माइम का भी यूज किसी भी अटैचमेंट को अटैच करने के लिए, माइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू? प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने की कौन सी शॉर्टकट की है? प्रेजेंटर व्यू का मतलब एक ऐसा व्यू प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में, जो अगली वाली स्लाइड भी आपको दिखा दी।
वो है प्रेजेंटर व्यू। जिसमें एक नोट का ऑप्शन भी आ जाए, वो है प्रेजेंटर व्यू। और इसको स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F5, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जब आप ऑल्ट F5 दबाएंगे ना, किसमें? पावर पॉइंट में, तो एक ये व्यू आ जाएगा आपके सामने, जिसमें जो करंट स्लाइड है वो तो आपको दिख रही है, अगली वाली स्लाइड भी आपको दिखेगी, लेकिन व्यूअर को नहीं दिखेगी। जिसको आप प्रेजेंट कर रहे होंगे उसको नहीं दिखेगी, लेकिन आपको दिखेगी। आप नोट भी रख के इसमें कुछ लिख सकते हैं, यहां पे देखो ऑप्शन दिया गया है, और ये नोट भी आपको दिखेगा, व्यूअर को नहीं दिखेगा। तो दिस व्यू इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड ऑप्शंस। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार आईबीपीएस ने रिपीट किया है। जरा बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? कह रहे इनमें से ऑड चुने, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी या नन ऑफ दीज। आप कहेंगे सर ये तो नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल क्या नंबर सिस्टम है? जी हां। ऑक्टल क्या नंबर सिस्टम है? यस। डेसिमल ये भी है सर, बाइनरी ये भी है। तो आंसर क्या होगा? इसमें से अलग कौन है? वेरी गुड, इसमें से अलग है डेसिमल। कैसे? क्यों डेसिमल अलग है? हम लोग आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में किसका यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम का। डेसिमल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये डेसिमल ही तो है, तो हम लोग इसी का तो यूज करते हैं। क्या हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं डेली लाइफ में? नहीं। क्या ऑक्टल का यूज करते हैं डेली लाइफ में? नहीं। क्या बाइनरी 0 1 का यूज करते हैं? नहीं। तो डेसिमल इज द नंबर सिस्टम वी यूज इन अवर डेली लाइफ, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट, इट इज ऑड फ्रॉम अदर्स। बाकी का इस्तेमाल कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है, मशीन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन डेसिमल एक ऐसा है जिसको हम भी यूज करते हैं और मशीन भी यूज करती है। दैट इज व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट, which of the following translate and execute program at run time line by line? निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को रन टाइम पर लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम किसका है? बिल्कुल, द आंसर इज इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कौन? इंटरप्रेटर। और एक साथ कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम सिमिलर है, दोनों क्या करते हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। दोनों जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके उसको डीबग करेगा, ट्रांसलेट करेगा, लेकिन कंपाइलर एक साथ कर देगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो लाइन बाय लाइन के केस में आंसर इंटरप्रेटर, ऑल एट वंस एक साथ के केस में कंपाइलर। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग भी मिलता है। आपने आईबीपीएस का अगर प्रीवियस पेपर्स दिए होंगे तो आपको यह बात पता होगी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जरा बताइए क्या आप कर पाएंगे इसका आंसर? ब्लूटूथ को किसके साथ जोड़ें? एनोनिमाइजर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पेयरिंग या टॉरेंट, P2P, टॉर या बायोस, किसको किसके साथ जोड़ें? आइए देखते हैं। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ जब भी हम किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या लेता है? पेयरिंग, है ना? पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो ब्लूटूथ का मतलब क्या है? पेयरिंग। 1 का C। P2P, पॉइंट टू पॉइंट, ये एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज किसमें करते हैं? टॉरेंट में। तो P2P क्या हो गया? टॉरेंट। टॉर ब्राउजर, टॉर क्या है आप जानते होंगे, एक ब्राउजर है जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बात भी की थी। दी अनियन राउटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कैसा ब्राउजर है? इलीगल कामों को जो करता है, टॉर ब्राउजर। डक डक गो सर्च इंजन के साथ में इसका यूज किया जाता है और छुपकर काम करता है, यानी यूजर की पहचान को छुपाता है, और पहचान को छुपाने वाला होता है एनोनिमस।
गुप्त रूप से काम करना मींस एनोनिमस, तो ये हो गया एनोनिमाइजर फर्स्ट वन। बायोस क्या है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सिस्टम को बूट करने में मदद करे, जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करे, यानी बायोस क्या हो जाएगा? पोस्ट। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है, कर लेंगे। पेशेंस होना चाहिए, वहां पर आपको जल्दी भी करना होता है ना, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है, तो जल्दी भी करना है, पेशेंस के साथ भी करना है, दैट मैटर्स। इट इज अ प्रोप्राइटरी ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकॉम्प्रेस्ड वीडियो डेटा। यह उस वीडियो डेटा को भेजता है, ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी, लेकिन अनकॉम्प्रेस फॉर्मेट में, कॉम्प्रेस नहीं करता, वीडियो की क्वालिटी को भी मैनेज करके रखता है। क्या है? HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो ऑडियो भी भेजे, वीडियो भी भेजे, बेस्ट क्वालिटी के साथ, अनकंप्रेस मोड में। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है HDMI से, वो क्या कि HDMI में टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती है? 19 पिन। कितनी? 19 पिन। याद रखिएगा, इसका जो पोर्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितनी है? 19। नेक्स्ट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? बहुत पॉपुलर है चैट जीपीटी। इससे क्वेश्चन बनता है कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? किस कंपनी के द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। और चैट जीपीटी क्या है? एक चैट बॉट है जो हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करती है। चैट जीपीटी वेबसाइट एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये बेस्ड है। तो इसकी वेबसाइट क्या है? www.openai.com। क्योंकि कंपनी का नाम ही ओपन एआई है, तो इसकी वेबसाइट का नाम भी क्या होगा? www.openai.com। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चैट जीपीटी, ये इसका लोगो है, ऑफिशियल लोगो। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। पहले भी मैंने आपको बताया था, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू। निम्नलिखित में से सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? स्टोरिंग द डेटा, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट, नेटवर्किंग, या ऑल ऑफ दिस। मेन फंक्शन होता है सीपीयू का एग्जीक्यूट करना, यानी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, ये मेन काम है। क्या डेटा को स्टोर भी करता है सीपीयू? टेम्परेरी। सीपीयू में रजिस्टर में डेटा स्टोर होता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर। इनपुट और आउटपुट ये तो नहीं होता सीपीयू में। नेटवर्किंग ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, ये सीपीयू का काम है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। नीचे दो स्टेटमेंट गिवन है, पढ़िए और बताइए कि दोनों सही हैं। बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, दोनों गलत हैं। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, या नीदर वन और ट्रू इज ट्रू। बताइए। कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर, क्या कंपाइलर्स सॉफ्टवेयर होते हैं? जी हां। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। टच स्क्रीन मॉनिटर आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन मॉनिटर्स, जो टच स्क्रीन वाले मॉनिटर्स होते हैं, क्या टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों हैं? जी हां। हम टच स्क्रीन से फिंगर जो हमारी होती है वो इनपुट होती है, जो रिजल्ट उस पर आता है वो आउटपुट होता है। तो इसका मतलब टच स्क्रीन मॉनिटर्स इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। इनपुट एज अ फिंगर और आउटपुट एज अ रिजल्ट। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है, यानी बोथ आर ट्रू, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी क्लिपबोर्ड
इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11। विंडोज 10 और विंडोज 11 में क्लिपबोर्ड देखने का शॉर्टकट क्या है? क्लिपबोर्ड मतलब वो एरिया, वो मेमोरी जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। कौन से डेटा को? कट या कॉपी किए हुए डेटा को जो टेम्परेरी स्टोर करे वो क्लिपबोर्ड है। और क्लिपबोर्ड की जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी? कंट्रोल से शुरू होगा, कंट्रोल सी नहीं, विंडोज की सी नहीं, विंडोज की प्लस वी यस, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, विंडोज प्लस वी। दिस इज द शॉर्टकट की फॉर क्लिपबोर्ड। आप ट्राई करके देख सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास में है, विंडोज 10 या विंडोज 11, तो आप विंडोज के साथ वी प्रेस करिए, क्लिपबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहां पर आप जो भी कट करेंगे या कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे वो आपको यहां दिख जाएगा, कट या कॉपी किया हुआ आइटम। नेक्स्ट, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू। कह रहे जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? सोर्स कोड का मतलब वो कोड जो प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड बोलते हैं, और ज्यादातर जो सोर्स कोड होता है वो किसमें होता है? इंग्लिश में। कंपाइलर जो है वो इंग्लिश में लिखे गए कोड को यानी सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। मशीन कोड यानी 01, और इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट कोड, या मशीन कोड भी बोल सकते हैं। कई बार ऑप्शन में मशीन कोड दिया होता है तो मशीन कोड इज ट्रीटेड एज द राइट वन। तो सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू, इंग्लिश में लिखा गया कोड कन्वर्ट्स इनटू 0101 फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड वाया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी यही काम करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, सेम। ये थे बेस्ट 25 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, पढ़िए। डैश इज अ टाइप ऑफ सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन टू। डैश एक प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता। पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। CDRW, CDR, CD-ROM, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्कस करेंगे इसके आंसर को नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको यह सेशन? एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बेसिक से पढ़ लिया जाए, डीप डेप्थ लेवल पे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल डेप्थ लेवल पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, कितना भी टफ क्यों ना हो, कर पाए। रिवीजन भी तो करना है आपको, ये सही समय है। इस समय अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट 2 मंथ्स तक आपका कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट। तो रिवीजन भी करना है, तैयारी भी करनी है, जल्दी भी करना है ना। यहां पर आरआरबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम फैक्टर। आपको 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को निपटाना है ना। दैट इज अ बिग चैलेंज। ये तभी होगा जब क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर आपको पहले से पता हो, बस आंसर को आपको ढूंढना हो कि वो कहां है। तभी 5 से 6 मिनट के अंदर आप कंप्यूटर के पोर्शन को कवर अप करेंगे। और इतना ही टाइम देना है कंप्यूटर को, वो भी विद फुल एक्यूरेसी। बस ये है कंप्यूटर को जो और इंटरेस्टिंग बनाता है, टाइम मैनेजमेंट। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।